भारत में एप्पल की आईफोन उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों को झटका लग सकता है। फॉक्सकॉन ने कई चाइनीज इंजीनियर्स को वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। अब तक 300 से ज़्यादा चाइनीज वर्कर्स वापस लौट भी चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। असीम, बताएं क्या है पूरी खबर, चाइनीज वर्कर्स क्यों वापस लौट रहे हैं? देखिए, एप्पल भारत के अंदर आईफोन का उत्पादन बढ़ाना चाहता है। यही नहीं, उसने 2026 तक 6 करोड़ आईफोन निर्यात करने का लक्ष्य रखा है, जो कि करीबन $40 बिलियन के आसपास के आईफोन निर्यात होंगे। लेकिन इस बीच एक थोड़ा-सा हम ये कह सकते हैं कि बम्प आ गया है। जो फॉक्सकॉन ने बहुत सारे स्पेशलाइज्ड वर्कर को चाइना से लेकर के आया था। फॉक्सकॉन ने भारत के अंदर फैक्ट्री लगाई थी और अब धीरे-धीरे उन वर्कर्स को, इंजीनियर्स को वापस लौटने के निर्देश दे दिए हैं। इसमें से करीबन 300 से ज़्यादा वर्कर्स ऑलरेडी लौट भी चुके हैं। हालाँकि फॉक्सकॉन ने इस बात का खुलासा नहीं किया क्या, या एप्पल ने इस बात का नहीं बताया कि किस वजह से इन वर्कर्स को वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जो जानकार है या ब्लूमबर्ग ये बता रहा है कि जो चाइना की लोकल गवर्नमेंट है या लोकल रेगुलेटरी बॉडीज है, वो प्रेशर डाल रही है कि जो भारत है उसको इक्विपमेंट का ट्रांसफर नहीं करना है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं करना है। तो उसी वजह से ये सारे वर्कर्स वापस लौट रहे हैं। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि जो आईफोन का उत्पादन है उसके ऊपर किसी भी तरह का असर तो नहीं देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन थोड़ा सा धीमा हो सकता है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड इंजीनियर थे, ये यहाँ पर आए हुए थे, काम कर रहे थे। भारतीय वर्कर्स को भी इन्होंने सिखा दिया था काफी कुछ, और अब ये वापस लौट रहे हैं। तो आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट मिनिमाइज करने की कोशिश की एप्पल जो है वो करेगा। और असीम, एक दूसरी खबर ये है कि कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स में सर्ज चार्ज ज़्यादा बढ़ाने की इजाज़त सरकार ने दे दी है। तो इस पॉलिसी में क्या बदलाव हुए हैं और क्या असर इसका पड़ेगा? देखिए, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कैब एग्रीगेटर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं और कैब एग्रीगेटर्स को कहा है कि आप पीक आवर्स के वक्त, यानी कि जब आपके ऑफिस से आने का टाइम होता है या जाने का टाइम होता है, उस वक्त कैब एग्रीगेटर्स 2 गुना सरचार्ज वसूल सकते हैं। अभी तक ये सरचार्ज मात्र 1.5 गुना था, लेकिन अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी और सभी राज्यों को निर्देश दे दिए कि आप चाहे तो अगले 3 महीने के अंदर इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा असर आपको जरूर सर्च प्राइसिंग के अंदर देखने को मिलेगा। कैब एग्रीगेटर जरूर इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये गाइडलाइंस थोड़ी सी उपभोक्ता को राहत भी देती है। आपने देखा होगा कि अक्सर ड्राइवर जो है वो राइड को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अब ड्राइवर राइड को स्वीकार करने के बाद अगर उसको कैंसिल करता है तो उसके ऊपर राइड की जो अमाउंट है उसकी 10% पेनल्टी लगाई जाएगी। कैब एग्रीगेटर और ड्राइवर दोनों के ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके साथ साथ एक और बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिला है, खासतौर पर कि जो बाइक टैक्सी है उसको भी एक मंजूरी मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जो निजी बाइक चलाते हैं वो एग्रीगेटर के साथ जुड़ सकेंगे। एग्रीगेटर एक महीने के हिसाब से या 15 दिन के हिसाब से ये फीस जो है उनको दे पाएगा और उसके हिसाब से ये काम कर पाएंगे। तो बाइक पहले की तरह चलती रहेगी। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में बाइक टैक्सी चलना बिल्कुल ही बंद हो गई थी। तो एक नई पॉलिसी से उपभोक्ता को फायदा तो पहुंचेगा ही, लेकिन जहां मैं कैब की बात करूं तो जो कैब का इस्तेमाल करते हैं उनको थोड़ा सा झटका लगना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम, इन दोनों खबरों पर डिटेल जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। इसी से जुड़ी हुई खबर, दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। इस सख्ती के बाद अब जिन लोगों के पास पुरानी गाड़ियां हैं और जिनकी एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, उनके पास क्या विकल्प है और क्या पुरानी गाड़ियां खरीदना अभी भी समझदारी का सौदा है? क्या कहते हैं डीलर्स और एक्सपर्ट? देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सीधे पेट्रोल पंप से ही जब्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों को भी आदेश है कि वो ऐसी गाड़ियों को फ्यूल देने से इनकार करे और साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सूचित करे ताकि गाड़ियों को जब्त किया जा सके। हमने इस सख्ती और पुरानी गाड़ियों के मालिकों के पास क्या विकल्प है, इस पर दिल्ली के ओल्ड कार डीलर से बातचीत की। जितनी भी डीजल गाड़ियां बिक रही हैं, 10 साल के ऊपर वाली या 10 साल के अंदर वाली, जो हमें डर के मारे बेचनी पड़ रही हैं, वो सारी दिल्ली के बाहर वाला लेके जा रहा है। उस चीज़ का फायदा उठा रहा है। जिस चीज़ की वैल्यू 2 लाख है, हमें वो 1.5 लाख में बेचनी पड़ती है। जो कस्टमर को पैसा पता है 3 मिनट रह गए, उसको डर के मारे कि भैया स्क्रैप में बेचनी पड़ेगी, वो पहले बेच रहा है, सस्ती बेच रहा है। दिल्ली में जो क्वेरीज आ रही है वो तो दे आर गोइंग फॉर हायर मॉडल्स ओनली, बिकॉज उनको पता है कि अब दिल्ली में चलने नहीं देंगे छोटे मॉडल की गाड़ी। बट छोटे मॉडल की गाड़ी की क्वेरीज हमें आउट ऑफ स्टेट से, बाहर की स्टेट से बहुत ज्यादा आ रही है, बिकॉज उनको जो डीजल कार्स हैं वो बहुत रीजनेबल रेट पे मिल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बेचना पड़ रहा है कस्टमर्स को
और वहां पे से डिमांड आ रही है क्योंकि यहाँ पर सस्ती मिल रही है गाड़ियाँ। दिल्ली एनसीआर के कार डीलर्स के पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। पुरानी कारों की डील में 20 से 25% का इजाफा भी है। ऐसे में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को डीलर्स की यही सलाह है कि वो एक्सपायरी डेट से 1 साल पहले ही दूसरे राज्यों में डील करके एम परिवहन की वेबसाइट पर एनओसी के लिए अप्लाई कर दें, ताकि दूसरे राज्यों में गाड़ी आसानी से अच्छी कीमत पर बिक सके। इस वेबसाइट पर आसानी से 10-15 दिनों के अंदर ही फ्री ऑफ कॉस्ट एनओसी मिल जाएगा। इसकी हार्ड कॉपी अपने आरटीओ से कलेक्ट करें। अप्लाई करने के लिए बायर की पूरी केवाईसी देनी होगी। अगर इस प्रक्रिया से बचना है तो सीधे डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं, जहां मामूली चार्ज लेकर वो आपको एनओसी दिलवा देंगे। रही बात पुरानी कार खरीदने की, तो सुनिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। इसका क्या इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट के ऊपर, ये मेरे नहीं ख्याल को फर्क पड़ने वाला, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पुरानी गाड़ियां सब चलती हैं। द ओनली थिंग इज उनकी हेल्थ देखी जाती है। जो इफ दे आर नॉट हेल्दी ऑब्वियसली स्क्रैप देम, और जो हेल्दी गाड़ियां हैं उनको तो नहीं स्क्रैप होना चाहिए। दिस इज अनफेयर फॉर द कंज्यूमर। दरअसल दिल्ली एनसीआर में तो सख्ती बढ़ गई है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों खासकर दक्षिण से पुरानी गाड़ियों की अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि वहां की राज्य सरकारें पॉल्यूशन नॉर्म्स को लेकर अभी इतनी सख्त नहीं हैं। जिनके पास भी पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए डीलर्स और एक्सपर्ट की यही सलाह है कि समय रहते यानी गाड़ी के एक्सपायर होने से पहले उसकी एनओसी ले लें, ताकि उसकी अच्छी कीमत दूसरे राज्यों में मिल सके। नहीं तो स्क्रैपिंग में भेजने पर उन्हें औने पौने कीमत से ही संतोष करना पड़ेगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत सरकार ने 10,900 इलेक्ट्रिक बसों के अधिग्रहण के लिए टेंडर जारी किया है। ये बसें बंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरी क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। इससे भीड़ और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। कई ग्लोबल कंपनियों ने के टेंडर में भाग लेने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 30% तक इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का है। टेंडर 12 अगस्त को खुलेगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच एक अलग तरह की डील हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका को भारत में प्रतिस्पर्धा का मौका मिलता है तो टैरिफ बहुत कम रखेंगे। I think we're going to have a deal with India, possibly, and that's going to be a different kind of a deal. It's going to be a deal where we're able to go in and compete. Right now, India doesn't accept anybody in. I think India is going to do that, and if they do that, we're going to have a deal for much less tariffs. अमेरिका में ट्रंप सरकार ने टैक्स से जुड़े एक बड़े बिल को मंजूरी दी है। वन बिग ब्यूटीफुल बिल को सीनेट से पास कर दिया गया है। अगर भारतीयों की नज़र से देखें तो अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को रेमिटेंस टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है, लेकिन ट्रंप की इस पॉलिसी से एलन मस्क बेहद नाराज़ हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या खास बातें हैं इस पॉलिसी में? जी, दरअसल इस बिल को आप 3 हिस्से में देखिए। पहला हिस्सा जिसका लेना देना सीधे तौर पर भारतीयों से है, और दूसरा हिस्सा जो बेहद दिलचस्प है, जो हम आप जानते भी नहीं थे, वैसे वैसे बदलाव किए गए जो पहले टैक्स के प्रावधान थे। और तीसरा जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है वह है ट्रंप और एलन मस्क के बीच बढ़ती दुश्मनी को लेकर के। इसमें सबसे पहले भारतीयों की बात करें तो जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट ने पास किया है, इसमें रेमिटेंस टैक्स जो 5% करने का प्रस्ताव था उसको हटा दिया गया है। अब ये कहा गया 5% नहीं, अब सिर्फ 1% रेमिटेंस टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं वो अमेरिका में रह करके भारत में जब पैसा भेजते हैं, जो पैसे का रेमिटेंस होता है, तो उस पर 5% नहीं सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। ये एक बड़ी राहत की बात है। दूसरी बात कि अवैध घुसपैठिये जो हैं अमेरिका में, उस अवैध घुसपैठियों पे अब खर्च ज्यादा करेगी अमेरिकी सरकार, और इस खर्च ज्यादा करने का मतलब ये हुआ कि अवैध घुसपैठिया बड़ी संख्या में वहां से निकाले जाएंगे। दूसरा हिस्सा जो बिल का वो बड़ी दिलचस्प है। हमें भी जानकर आश्चर्य हुआ कि होटल में जो टिप्स हम लोग देते हैं
अमेरिका में जो टिप्स हम लोग देंगे उस पर जो टिप्स दिया जाएगा वेटर को, वेटर पर उस टिप्स पर टैक्स लगता था। अब उस टैक्स को हटाने का फैसला लिया गया, यानी टिप्स पर टैक्स नहीं लगेगा। कर्मचारियों को ओवर टाइम जो मिलता था, ओवर टाइम पर टैक्स नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं लगेगा। सोशल सिक्योरिटी के तौर पर जो आमदनी होती थी उस पर भी टैक्स लगता था, इसको भी खत्म कर लिया गया है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि वहां पे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, लोगों में ज्यादा इस बात की जागरूकता पैदा करने के लिए कि आप संतान पैदा करें, इसके लिए हर बच्चे पर $2200 यानी $2200 का टैक्स छूट दिया जाएगा। यानी एक बच्चे आपके हैं तो आपको जो टैक्स की देनदारी बनेगी उसमें $2200 की आपको छूट दी जाएगी। ये अपने आप पे काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर विवाद एलन मस्क से क्यों हो गया। दरअसल इस बिल में एक बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि रिन्यूएबल और इलेक्ट्रिक कार पर टैक्स छूट खत्म कर दिया जाएगा और इससे एलन मस्क के कारोबार पर असर पड़ेगा। लेकिन एलन मस्क अपने कारोबार का हवाला नहीं दे रहे हैं, वो हवाला दे रहे हैं कि इस बिल के जरिए जो डेट है वो डेट $4 बिलियन तक बढ़ जाएगा, इसकी सीलिंग बढ़ाई जा रही है और नए बिल से $3 ट्रिलियन का अतिरिक्त खर्च होगा, जिससे अमेरिका की माली हालत काफी ज्यादा खस्ता हो जाएगी और इस वजह से एलन मस्क इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात, जो ओबामा केयर जैसी स्कीम चालू की गई थी ना, उसमें एक बड़ी कटौती की गई है, जिससे माना जा रहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी ओबामा केयर या फिर कहीं हेल्थ इंश्योरेंस से, जिसको मेडिकेड कहते हैं, उससे बाहर हो जाएंगे। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और भारत अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील पर भी चर्चा अंतिम दौर में है। इधर ट्रंप घरेलू मोर्चे पर अपने बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर घिर भी रहे हैं। इसी पर आज का आवाज अड्डा है। ट्रंप का टेंट्रम जारी, ट्रेड डील की बारी शाम 7:57 पर। देश में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया गया है, जिसके तहत विदेश में भारतीय कंपनी में नौकरी करने वाले लोगों का प्रोविडेंट फंड 3 साल तक देश में कटेगा। इसमें ब्रिटेन, नीदरलैंड समेत 22 देश शामिल हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में इस पर सहमति दी है। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में भी सोशल सिक्योरिटीज का प्रावधान भारत की ओर से शामिल किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों ने अस्पताल में भर्ती होने के बजाय अपने घर पर ही इलाज कराया था और इसकी जायज वजह भी थी। लेकिन इसी ग्राउंड पर बीमा कंपनियों ने कवरेज देने से मना कर दिया। ऐसे लोगों को अब जाकर कंज्यूमर कोर्ट से न्याय मिला है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। पेशे से वकील सीके जोशी कोरोना के दौरान बीमार पड़े तो अस्पताल में जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने घर पर ही ट्रीटमेंट किया। इसमें 16,900 का खर्च आया। ओरिएंटल इंश्योरेंस का 5 लाख का बीमा ले रखा था तो क्लेम फाइल किया, लेकिन कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह शेयर बाजार से जुड़े जयेश शाह का क्लेम भी ओरिएंटल इंश्योरेंस ने खारिज कर दिया। ये लोग मामला कोर्ट में ले गए और अब जाकर सूद समेत पैसा मिला है। मुझे कोरोना हुआ था तो उस टाइम पे फिर रिपोर्ट निकलवाए थे। हॉस्पिटल में जगह नहीं थी तो होम क्वारंटाइन रह के 15 दिन सब दवाइयाँ किया था और उसके बाद में ओरिएंटल इंश्योरेंस का 5 लाख का इंश्योरेंस था तो क्लेम किया था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो मुझे कंज्यूमर कोर्ट में मुकेश भाई के थ्रू फाइल करना पड़ा और उन्होंने एफर्ट करके इंटरेस्ट के साथ में 16,000 के सामने 23,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ में पैसा दिलाए। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी थी और मैंने 87 से मैं उनका मेरा प्रीमियम भरता था। इवन दो इन लोगों ने मेरा क्लेम रिजेक्ट किया। मैं होम क्वारंटाइन में किया था, मैंने ट्रीटमेंट लिया था ये कोरोना का, फिर भी उन लोगों ने क्लेम रिजेक्ट किया। बाद में मैं कंज्यूमर कोर्ट में गया, वहाँ से मेरा एडवोकेट ने मुझे वो टोटल 3 साल केस मेरा चला और वो टोटल केस मुझे जिता दिया और टोटल 36,600 के सामने मेरा 56,800 मुझे मिला टोटल। कोरोना के दौरान IRDA ने सर्कुलर जारी किया था कि बीमा कंपनी घर पर ट्रीटमेंट लेने वालों को भी कवरेज देगी, लेकिन बीमा कंपनियों ने बड़ी संख्या में क्लेम रिजेक्ट कर दिए। वकीलों की राय है कि ऐसे लोग कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। पहले तो MD डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, दवाई के बिल, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्लेम फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है और क्लेम प्रोसेस करने के बावजूद अगर बीमा कंपनी क्लेम
के पैसे मेडिकल खर्चे के रिएम्बर्समेंट नहीं देती है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं। उनको चौकस अचूक न्याय मिलेगा। ज़्यादातर लोग, खासकर जिनकी क्लेम की रकम छोटी थी, उन्होंने क्लेम रिजेक्शन को बर्दाश्त कर लिया। वो चाहें तो अभी भी कोर्ट जा सकते हैं। कोरोना के दौरान अगर आपने घर पर ट्रीटमेंट ली है और अभी तक क्लेम नहीं किया है तो सारे कागजात के साथ ग्राहक सुरक्षा कोर्ट में अपना केस दर्ज करवाइए। इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा देने के लिए बंधी हुई है। केतन जोशी, अहमदाबाद। कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से हो रही मौतों को लेकर कोविड वैक्सीन पर सीएम सिद्धारमैया ने सवाल उठाए थे और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसका खंडन किया है। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि कई इंटरनेशनल रिसर्च में हाल में ये संकेत मिला है कि कोविड की वैक्सीन हार्ट अटैक का कारण हो सकती है। सिद्धारमैया ने एक्स पर लिखा था कि क्या वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना इन मौतों की वजह हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में सिद्धारमैया के आरोपों का खंडन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि आईसीएमआर और एम्स की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह सेफ है और मौतों के पीछे ज़्यादातर वजह लाइफस्टाइल, आनुवंशिक कारण और पहले से मौजूद बीमारियां हैं। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और वैक्सीन पर भरोसा करने की अपील की है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बाजार में मुनाफा वसूली हावी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 288 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 88 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद निफ्टी बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी प्रेशर दिखा। डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो मूड माहौल बाजार का हमें बेयरिश ही देखने को मिला है। बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो इसने मार्केट को काफी ज्यादा ड्रैग डाउन किया है। इनफैक्ट आज तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जो रैली है वो हमें कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दी है, जहां पे हमें पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में दिख रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप संभालने की कोशिश करें, लेकिन आज यहाँ पे भी माहौल जो है वो काफी ज्यादा पस्त नजर आया। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो देखिए निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स में टाटा स्टील यहाँ पे अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट पूरे ही मेटल पैक में आज एक मोमेंटम बना हुआ था। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी करीब 3% की तेजी। एशियन पेंट्स की बात करी जाए तो 3.25% का इजाफा यहाँ पे, और अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 2% का इजाफा आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक में बैंकिंग सेक्टर अव्वल नंबर पे रहा है। सबसे पहले अगर श्रीराम फाइनेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे भी करीब 3% की गिरावट। इंडसइंड बैंक यहाँ पे खबरों के लिहाज से इसके बाद ये गिरावट आई है। और बजाज फिनसर्व यानी कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में आज जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप में देख लेते हैं एक बार। टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे करीब हमें 5% के गेन देखने को मिले। अपोलो टायर, इनफैक्ट पूरा ही जो टायर सेक्टर है आज काफी ज्यादा बजिंग था, इसमें करीबन 4.5% की तेजी। एबी फैशन में अगर बात करें तो 4.5% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला। और मैनकाइंड फार्मा की बात करी जाए तो 4.5% के गेन्स यहाँ पे भी आते हुए नजर आए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। फिनिक्स मिल्स में करीबन 3.5% की गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। सुजलॉन एनर्जी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 3.5% की लूजिंग स्ट्रीक रही है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी 3.5% लगभग। और हुडको की बात करी जाए तो करीब 3% की लूजिंग स्ट्रीक, यानी कि जो रियलिटी पैक है मिड कैप में हमें लूजिंग स्ट्रीक में जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जिस्ट ऑफ द स्टोरी अगर हम समझे तो बाजार में एक पेन आज के सत्र में देखा गया है। और मानसून की भारी बारिश ने मैदानों से लेकर पहाड़ों तक हाहाकार मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब है। लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश से नुकसान हुआ है। यमुनोत्री धाम हाईवे पर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर सड़क को ठीक करने का काम शुरू किया है। लैंडस्लाइड और बारिश के कारण 4 धाम यात्रा पर आए लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। मौसम विभाग ने देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था आज हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हो गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल
मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को हरी झंडी दिखाई। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी, यानी बाबा बर्फानी का पहला दर्शन 3 जुलाई को होगा। अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी और 9 अगस्त को खत्म होगी। हर साल की तरह इस बार भी भक्तों में गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।